हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था, प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में, प्रोनाउन के कई काइंड्स के बारे में आपको पढ़ा दिया गया था और जो जो काइंड्स आपके बच गए थे वो काइंड्स पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन है। तो आइए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखें, क्योंकि मेरी वीडियो कंटिन्यू पढ़ रही है और आप सभी जब उसे देखेंगे तो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट होगा, जिससे कि आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। ठीक है, तो आप चलते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और कौन सा प्रोनाउन? एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन। तो आइए चलते हैं। हम पहले क्या डालेंगे? पहले हम डालेंगे प्रोनाउन, क्योंकि टॉपिक यही है। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन के बारे में बता ही दिया गया था, पहले ही प्रोनाउन के काइंड्स के बारे में भी बता दिया गया था। तो आइए चलते हैं, जो हमारी आज के टॉपिक हैं हम वो डाल लेते हैं। तो आज की हमारी टॉपिक है इंडेफिनिट सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, आप भी सही कर लीजिएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो डेफिनिट शब्द से, डेफिनिट जो वर्ड आया उससे हमें ये पता चलता है कि डेफिनिट मतलब क्या होता है? निश्चय या निश्चित। तो जब कोई वर्ड में अगर यहाँ पे आगे क्या आ गया, डेफिनिट के पहले इन आ गया, तो इनडेफिनिट यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। डेफिनिट मतलब होता है निश्चय या निश्चित ही या निश्चय, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय, जिसके बारे में पहले से कोई चीज ना पता हो। तो देखिए अनिश्चयवाचक की जो डेफिनेशन है, तो आइए हम चलते हैं, देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। A pronoun which does not express definite number of any person or things। तो a pronoun which does not express definite number of any person or things, जिस प्रोनाउन के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित ना हो या संख्या निश्चित होने का भाव ना प्रकट हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब कैसे आप जानेंगे कि व्यक्ति की संख्या या वस्तु की संख्या निश्चित है कि नहीं निश्चित है? तो जैसे कि किसी चीज की बात हो रही है, तो जब किसी चीज की संख्या निश्चित नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कि हमारे विद्यालय में 300 छात्र पढ़ते हैं, 300 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या क्या है? निश्चित है, क्योंकि वहां पे क्या बताया गया? यहाँ पे बताया गया कि जो हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है? 300 है। और वहीं पे अगर ये कह दिया जाता कि हमारे विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन इसमें क्या है? इसमें संख्या जो है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत से में तो 200 आ सकते हैं, 300 आ सकते हैं, 500 आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं, 60 भी आ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। और जब हम कहेंगे कि हाँ मेरे विद्यालय में 300 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति की संख्या, जो बच्चों की जो संख्या दी गई, विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है,
वो क्या है, 300 दी गई है। तो जब विद्यार्थियों की संख्या अगर निश्चित होती है, किसी व्यक्ति या वस्तु की अगर संख्या निश्चित हो, तो वो हमारा होगा डेफिनिट प्रोनाउन। और अगर वहीं पे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित ना हो, तो वो हमारा होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। तो आइए चलते हैं, हम इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं बच्चों। तो हिंदी में हम देखेंगे, तो हिंदी में होगा वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनसे जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित ना हो या निश्चित होने का भाव ना प्रकट हो निश्चित ना हो, या आप डाल सकते हैं निश्चित ना हो, वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित ना हो या होने का भाव ना प्रकट हो, क्या कहलाता है हमारा, इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि क्या कहा जाएगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखें, वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित ना हो या होने का भाव ना प्रकट हो, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में डेफिनेशन और हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं, तो कुछ बच्चे जो होते हैं, जो जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो समझ लेंगे, वो तो एग्जाम्पल भी पता कर लेंगे कि हाँ कैसा एग्जाम्पल यहाँ पे, किस तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि डेफिनेशन अगर लिखा भी दी गई है, तो एग्जाम्पल को ढूंढने में या एग्जाम्पल का तरीका पता करने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो नहीं जान पाते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से समझाएंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने डाला, एग्जाम्पल है everybody should be honest. Everybody should be honest. प्रत्येक लोगों को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रत्येक लोग तो दिया गया, लेकिन ये तो नहीं पता है ना कि प्रत्येक लोगों में कितने व्यक्ति शामिल हैं, कितने लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है, एवरीबॉडी दे दिया गया। तो इस वाले सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंस में आता है जैसे ऑल, मैनी, एनी, ईच, फ्यू, एवरीबॉडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, ऐसे वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो हमें तुरंत पहचान लेना है कि ये कौन से प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्योंकि अगर मैंने कहा फ्यू, वेरी फ्यू, बहुत कम, तो यहाँ पे क्या है, बहुत कम, तो उसकी संख्या कितनी सीमित है, उसकी संख्या कितनी सीमित है ये नहीं पता है, बस क्या कह दिया गया है कि बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं चीनी का एग्जाम्पल लेती हूँ और पानी का एग्जाम्पल भी लेती हूँ, और मैं कुछ वस्तु की भी एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मान लीजिए पेन है, तो पेनों को क्या किया जा सकता है, गिना जा सकता है।
तो मैंने क्या किया कि मैंने कह दिया कि मेरे पास 20 पेन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, वस्तुओं की संख्या क्या है, निश्चित है। वहीं पे मैंने अगर मैं कह देती कि मेरे पास केवल 20 पेन है, नहीं, अगर मैं कह देती कि मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, तो ये तो नहीं पता चलता ना कि यहाँ पे कितने पेन हैं, क्योंकि यहाँ पे वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं की गई है। ऐसे मैंने कहा कि बहुत से लोगों से बहुत कम लोग अच्छे मित्र होते हैं, बहुत कम लोग अच्छे मित्र होते हैं। तो कितने % कम लोग अच्छे मित्र होते हैं, उनकी संख्या भी नहीं दी गई, लेकिन केवल क्या दिया गया, उसके बारे में केवल बता दिया गया है कि हाँ वो कम है, ज्यादा है, व्यक्तियों की संख्या एकदम से निश्चित नहीं की गई है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, इसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारा है एवरीबॉडी। अब दूसरा हमने लिखा कि मैंने दूसरा लिखा ओनली, वेरी फ्यू, ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड्स। अब देखिए, केवल बहुत कम लोग सच्चे मित्र होते हैं, केवल बहुत कम लोग सच्चे मित्र होते हैं, लेकिन कितने कम लोग, संख्या नहीं दी गई है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया जिससे कि व्यक्तियों की संख्या अनिश्चित दर्शाई जा रही है, तो यहाँ पे हमारा आया है वेरी फ्यू। ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रही हूँ। इंडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन which does not express definite number of any person or things। वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या निश्चित ना हो या निश्चित होने का भाव ना प्रकट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ना व्यक्ति की संख्या दी गई हो, ना वस्तु की संख्या दर्शाई गई हो। जैसे कि एवरीबॉडी शुड बी हॉनेस्ट, प्रत्येक लोगों को ईमानदार होना चाहिए। अब कितने लोगों को ईमानदार होना चाहिए ये नहीं बताया गया है, संख्या उनकी क्या है। ओनली वेरी फ्यू आर ट्रू फ्रेंड्स, केवल बहुत कम लोग सच्चे मित्र होते हैं। तो कितने % कम लोग सच्चे मित्र होते हैं ये भी नहीं बताया गया है। तो इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति वस्तु की जो संख्या है वो अनिश्चित है, व्यक्ति और वस्तु की संख्या निश्चित रूप से प्रकट नहीं है। तो आइए चलते हैं, अब हमारी अगली टॉपिक क्या होगी, तो अगली टॉपिक मेरी बच्चों होगी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब मेरा अगला टॉपिक क्या आएगा, मेरा अगला टॉपिक आएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मेरा अगला टॉपिक है बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेटा देखिए क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी होती है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम, परस्परवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन होगी बच्चों, ए प्रोनाउन that a pronoun that both performs and receives the action in a sentence। अब इसकी हिंदी देखिए क्या होगी, इसकी हिंदी मैं आपको हिंदी लिखने के बाद में आपको समझाऊंगी कि क्या होता है। वे सर्वनाम जो परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते
प्रकट करते हैं या दो प्रोनाउन मिलकर एक कंपाउंड मतलब ना संयोजक, दो वाक्य मिलकर एक हो जाए, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, क्या कहलाते हैं वो बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि परस्पर वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं, यानी कि ऐसी बात कही जाए जिसमें कि जो व्यक्ति हैं, जो सेंटेंस में जिनके बारे में जो बात हो रही है वो समान व्यवहार प्रकट करें, या दो प्रोनाउन मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना लें, यानी कि दो प्रोनाउन कैसे? जैसे मैंने कहा कि हम 3 मित्र हैं, यानी कि वी आर 3 फ्रेंड्स, हम 3 मित्र हैं। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस हमारा है वी लव ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंस समान रूप से हैं कि हम तीन मित्र हैं और हम तीनों आपस में, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। तो जब दोनों सेंटेंस को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा कि हम 3 मित्र हैं और हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये क्या हुआ? दो सेंटेंस थे, एक में क्या था कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और पहला क्या था? हम 3 मित्र हैं। तो जब दोनों जोड़ा जाएगा तो क्या होगा कि हम 3 मित्र हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो दो सेंटेंस मिल गया, तो क्या हो गया? ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होता है कि ऐसे सेंटेंस में ऐसे बात कही जाए प्रोनाउन के द्वारा जिसमें परस्पर समान व्यवहार प्रकट हो, वो हमारा होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल के तहत आप और अच्छे से समझेंगे, जिसमें दो व्यक्तियों की अगर बात कही जा रही है तो समान व्यवहार हो। ये नहीं है कि एक को बढ़ा चढ़ा के एक को एकदम निम्न स्तर से बात करी जाए, ऐसा नहीं है। इसमें अगर दो व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो उस सेंटेंस में क्या हो कि दोनों का समान व्यवहार प्रकट होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल में मैंने जैसे लिखा अनिल एंड सुरेश हेल्प ईच अदर। अनिल और सुरेश एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अनिल एंड सुरेश दोनों में समान व्यवहार प्रकट हो रहा है। अनिल एंड सुरेश हेल्प ईच अदर, यानी कि दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सहायता करता है तो एक दुश्मनी निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस में हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों समान व्यवहार प्रकट कर रहे हैं। तो ये दोनों समान व्यवहार, अनिल और सुरेश जो समान व्यवहार प्रकट कर रहे हैं, जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो मिलकर के आपस में समान व्यवहार प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है, जो हमारा रेसिप्रोकल वाला जो वर्ड है, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा ईच अदर, क्योंकि अगर ईच अदर जोड़ने से क्या होगा कि अनिल और सुरेश में व्यवहार जो है वो समान प्रकट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आइए हम और अच्छे से समझ लेते हैं बेटा। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, वी आर 3 फ्रेंड्स। ठीक, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, दोनों सेंटेंस अलग है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद में है वी आर लव वन अनदर।
ये सेंटेंस में देखिए दो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे दो सेंटेंस आपस में जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम तीन मित्र हैं। वी आर लव वन अनदर, और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी आर थ्री फ्रेंड, हम तीन मित्र हैं, इसमें समानता दिखाई जा रही है। अब इधर देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये आपको समान व्यवहार प्रकट करता हुआ मिलेगा। वी आर लव वन अनदर, यानी कि जो ये जो मित्र हैं जो तीनों, वो आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक मित्र एक से प्यार करता है और एक क्या है जो दूसरा मित्र है वो उससे नफरत करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, जो मित्रों द्वारा जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वे एक दूसरे से समान व्यवहार प्रकट करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला जो सेंटेंस में जो ये वर्ड आया है मेरा, जो ये वर्ड आया है वन अनदर, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि ये वर्ड इंक्लूड होने से जो सेंटेंस में समानता का भाव प्रकट हो रहा है। तो आइए चलते हैं, हम कैसे समझेंगे कि अगर दो सेंटेंस आपस में मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी आर थ्री फ्रेंड्स, मैंने पॉइंट को हटा के लिख दिया, अगर एंड मैंने लगा दिया तो बन गया कि वी आर थ्री फ्रेंड्स, हम तीन मित्र हैं, एंड और वी आर लव वन अनदर, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं ऐसे। अब चलिए आगे वाला जो हमारा टॉपिक है वो क्या आएगा, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस आएगा। अब हम क्या डालेंगे बेटा, अगली टॉपिक मेरी क्या है, अगली टॉपिक मेरी है तो यहाँ पे डाल दीजिए प्रोनाउन। अब क्या डालेंगे बच्चों हम यहाँ पे, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। विस्मयादि बोधक सर्वनाम क्या होता है बच्चों, तो जैसे कि आप पढ़े थे कि एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि ऐसे शब्द यानी कि वाक्य में ऐसी बात कही जाए जिससे कि व्यक्ति के यानी कि मानव के हृदय में हर्ष यानी कि खुशी, शोक, आश्चर्य का भाव अगर प्रकट हो जाए तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। ठीक वैसे ही आपके इस सेंटेंस में भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सेंटेंस है, प्रोनाउन है, लेकिन सेंटेंस जब एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा उसमें आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं बेटा, हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ए pronoun that refers to sudden feeling or sudden feeling or emotions of the heart is called an exclamatory sentence। तो आइए चलते हैं, हम हिंदी में समझ लेते हैं क्या होगा। वे सर्वनाम जिनसे हृदय में आश्चर्य, दुख,
खुशी का भाव प्रकट हो या दर्शाया जाए क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन यानी कि एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। विस्मयादिबोधक प्रोनाउन में यानी कि विस्मयादिबोधक सर्वनाम एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन में अक्सर जो सेंटेंस आते हैं वो अक्सर व्हाट से स्टार्ट होते हैं। और व्हाट शब्द का जो यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ क्या नहीं होगा, क्या तो होगा लेकिन वो आश्चर्य का भाव प्रकट होने के लिए होगा। जैसे कि सेंटेंस में लिखा है, मैं जैसे यहाँ पे लिख दे रही हूँ, व्हाट के बाद में एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, जैसे कि आपको एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में बताया गया था। फिर मैंने लिखा ही इज रॉबर यानी कि क्या वह लुटेरा है। तो इससे क्या है? इससे आश्चर्य का बोध हो रहा है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं अपने डेली समय में अगर बात करूं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ रह रहा है, वो आपके साथ, आप उसे जानते हैं कि हाँ वो ईमानदार है, वो हॉनेस्ट पर्सन है, लेकिन एक दिन क्या हो कि अगर वो व्यक्ति आपको धोखा दे दे, चीट कर दे, जैसे कि वो आपका उस पे से विश्वास यानी कि जो बिलीव है आपका वो हट जाए, क्योंकि वो व्यक्ति अगर अचानक से आपको पता चल गया कि हाँ वो व्यक्ति चोर है, लुटेरा है, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि अरे देखो ये तो मेरा दोस्त था, हम तो इसे ईमानदार समझते थे, लेकिन क्या हुआ, ये तो एक लुटेरा निकला। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो जैसे कि व्हाट ही इज रॉबर, कि क्या वह लुटेरा है। तो यहाँ पे जो बोध हो रहा है, यहाँ पे किस चीज का बोध हो रहा है? यहाँ पे आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन होगा। ऐसे दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा जैसे लिखा है व्हाट इज सी नॉट योर सिस्टर। अभी सेंटेंस में से मैं बच्चों आपको कैसे समझाऊंगी? मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी। मान लीजिए कि आप दो भाई हैं और आप कहीं अलग किसी देश में या अलग किसी अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे गए हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन आपको समझ रहा है कि हाँ आप भाई हैं, आप दोनों सगे भाई हैं, लेकिन ऐसा ना हो, आप दोनों सगे भाई ना हो। जैसे मान लीजिए एक आप हो और एक आपका दोस्त हो, आप और आपके दोस्त किसी के घर में गए, किसी अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, और जो पर्सन है वो आपको सगा भाई समझे, और बाद में ये पता चले, एंडिंग में आपको ये पता चल जाए, उस पर्सन को ये पता चले कि आप दोनों सगे भाई नहीं है, तो क्या होगा? उसे आश्चर्य का बोध होगा कि अरे देखो हम तो इन्हें सगे भाई समझ रहे थे, लेकिन ये तो सगे भाई नहीं, ये तो दोस्त हैं। ऐसे देखिए मैंने लिखा है कि व्हाट शी इज नॉट योर सिस्टर। मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, वो आप दोनों को सगी बहनें समझती है, लेकिन बाद में पता चला कि वो आपकी बहन नहीं है। व्हाट इज शी नॉट योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन नहीं है? तो इस सेंटेंस से भी किस चीज का बोध हो रहा है? इस सेंटेंस से हमें ये बोध हो रहा है, इस सेंटेंस से हमें आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या होगा? इस सेंटेंस में एक्सक्लामेटोरी प्रोनाउन होगा। ठीक,
अब थोड़ा मैं हिंट में जो आपको प्रोनाउन के बारे में अभी आपको जो पढ़ाया गया उसमें से लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट लिखाऊंगी, उसे आप अपने नोट्स में उतार लीजिएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे सेंटेंस में कौन से वर्ड इंक्लूड होंगे, जिससे कि कौन सा प्रोनाउन आपको पहचानने में उसमें मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरी यही है। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में एक हिंट लिख लीजिएगा आप। एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस में इस प्रोनाउन में हमेशा 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 व्हाट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट का प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए। आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए। दूसरा इसमें एक हिंट आपका और है, एक ही हिंट ये है कि व्हाट के बाद हमेशा हमेशा कौन सा चिन्ह लगेगा? एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क्स जैसे कि किस तरीके से होता है? इस तरीके से लगाते हैं। और आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में जो हिंट था आपका वो छूट गया था, आप इधर लिख लीजिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो हिंट है कि इस प्रोनाउन को दर्शाने के लिए ईच अदर वन अनदर का प्रयोग होता है। ये आपका हिंट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। उसके बाद में आपको और क्या बताया गया था? हाँ, उसके बाद में एक आपको और बताया गया था इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो था उसमें उसे आप कैसे पहचानेंगे? तो इनडेफिनिट प्रोनाउन में हिंट है आपका इसमें कौन कौन से वर्ड इंक्लूड होते हैं। अगर ये आपको कहीं वर्ड लिखे हुए मिल जाएं तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि हाँ ये इनडेफिनिट प्रोनाउन को दर्शाते हैं। जैसे है ऑल, ईच, फ्यू, मैनी, एनी, समवन, एवरीवन, everybody, somebody, any, etc। अगर ये वाले वर्ड किसी भी सेंटेंस में बेटा आपको अगर लिखे हुए मिल जाएंगे प्रोनाउन के अंतर्गत, तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। और अगर किसी सेंटेंस में ईच अदर, वन अनदर अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आपको तुरंत पहचान लेना ये हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और अगर किसी सेंटेंस में व्हाट और व्हाट के साथ एक्सक्लामेशन मार्क लिखा हुआ मिल जाए प्रोनाउन के अंतर्गत, तो आप तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ये हमारा है एक्सक्लामेटोरी
प्रोनाउन है। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो कल जो आपको पढ़ाया जाएगा, कल आपको पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में आपको खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, और उसमें आपको कल ये भी बताया जाएगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, कैसे आप पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव को पहचानेंगे। तो आज की जो वीडियोस हैं ये यहीं पे समाप्त होती हैं। आप इसे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कल की वीडियो हम कल पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छे से देखते रहिए।